पांचजन्य पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, मगर हम 5 में से 4 की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे भारत के दिल की, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। हाँ, ये मध्य प्रदेश है, भारत भूमि का एक पुण्य भाग। कहा जाता है कि देवता भी इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। फिर भारत भूमि के हृदय प्रदेश की परिभाषा भला क्या हो सकती है? वास्तव में इस हृदय प्रदेश को राज्य कह के पुकारना ही उचित नहीं लगता। ये तो प्रदेश है जिसे महसूस करके ही समझा जा सकता है। कोई तो बात होगी कि ये भारत की वह भूमि है जो मुगलों के प्रत्यक्ष परोक्ष नियंत्रण से सबसे पहले मुक्त हुई। इतिहास की कल्पना करें, उसके नक्शे की कल्पना करें और देखें कि मराठा परिसंघ ने देश के किस भाग को चारों दिशाओं से अपनी संरक्षण में, अपनी घेराबंदी में रखा था। इतिहास की कल्पना करें और याद करें कि दिल्ली और लाहौर पर, काबुल और जमरूद पर अंतिम बार भगवा ध्वज किसने फहराया था? हाँ, ये मध्य प्रदेश था। फिर कल्पना करें अजेय सम्राटों की। उन अजेय सम्राटों की भूमि कौन सी थी जो न मुगलों से पराजित हुए न अंग्रेजों से? पराजित हुई तो सिर्फ दुर्भाग्य की नियति से यहाँ की जनता पराजित हुई। हाँ, ये मध्य प्रदेश था। यूं ही कोई मध्य प्रदेश नहीं हो जाता। कल्पना करें कि समर नीति से लेकर राजनीति और अर्थनीति से लेकर लोक कल्याण नीति तक नए नए प्रतिमान स्थापित करने वाले सिंधिया राजघराने में ऐसा क्या रहा होगा कि संगीत की एक पूरी शैली आज भी ग्वालियर घराना कहलाती है। निश्चित ही बड़ी तपस्या से जाकर वह स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे ही नहीं कोई मध्य प्रदेश बनता। हाँ, ये मध्य प्रदेश है। इतिहास के पहले भी जाएं, आंखें बंद करके कल्पना करें कि 2-2 ज्योतिर्लिंग किस प्रदेश में है। स्वयं भगवान को भी शिक्षा लेने कहाँ आना पड़ा। कालिदास का मेघदूत कहाँ ठिठक गया और कहाँ का वर्णन करते हुए ऐतिहासिक रचना बनता गया। हाँ, ये मध्य प्रदेश है। कहाँ वनों में विचरण करने वाले शेर निर्विघ्न घूमते हैं और यहाँ तक कि दुनिया में अपनी पहचान बना चुके भारत के नए राजमार्ग भी उनके लिए अपना रास्ता दे देते हैं। हाँ, ये मध्य प्रदेश है। हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट के विश्व कप में अफगानिस्तान की टीम ने जब पाकिस्तान की टीम को पराजित कर दिया तो सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी सामने आई। उसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान वालों ने एमपी का गेहूं खाया है। आप देश भर में पंसारी की किसी भी दुकान पर चले जाएं, कुछ न कहें, सिर्फ कुछ क्षण प्रतीक्षा करें, लोग आपको एमपी के गेहूं की मांग करते दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना थैली बंद आटा बेचती हैं तो उस पर लिखती हैं एमपी के गेहूं का आटा। कुछ तो बात होगी। हाँ, ये मध्य प्रदेश है। शांत, सुसंस्कृत और सभ्यता की असंख्य कहानियों को अपने मर्म में समेटने वाला प्रदेश, जिसे पूरे देश में शांति का गढ़ कहा जाता है। हाँ, ये मध्य प्रदेश है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश शांत होने के नाते कोई सन्नाटे वाली जगह हो, कोई अनदेखा किए जाने लायक प्रदेश हो। जरा भी नहीं। ये चंद्रशेखर आजाद का मध्य प्रदेश है। और स्वतंत्रता के बाद चली राजनीतिक खींचतान में भी एक नाम उभर कर आया था जिन्हें आधुनिक राजनीति का चाणक्य कहा गया था। वो थे पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। हालांकि नई पीढ़ी के लिए आधुनिक इतिहास का अध्ययन करना शुरू होने में अभी 1-2 वर्ष का समय बाकी है, लेकिन जिन्हें इतिहास की जानकारी है वो ये जानते हैं कि पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ही वह व्यक्ति थे जिनसे सलाह स्वयं सरदार पटेल भी लेते थे। हाँ, ये सलाह देने वाला, ज्ञान देने वाला, दिशा दिखाने वाला मध्य प्रदेश ही है। और इतिहास को भूलना तो संभव ही नहीं है। राजा भोज का मध्य प्रदेश, सम्राट विक्रमादित्य का मध्य प्रदेश और भीम बेटका का मध्य प्रदेश, कान्हा के शेरों का मध्य प्रदेश, पन्ना के शेरों का मध्य प्रदेश, कुलाचे भरते चीतल और हिरणों का मध्य प्रदेश,
विचरण करते वनगौर का मध्य प्रदेश, गुर्जरी रानी का मध्य प्रदेश, जिनके नाम पर आज भी गुजरी महल ग्वालियर में मौजूद है, सम्राट अशोक का मध्य प्रदेश, विदिशा और सांची का मध्य प्रदेश, हेलियोडोरस का मध्य प्रदेश, जिसने न केवल आगंतुकों को शरण दी बल्कि उन्हें आत्मसात भी किया, उन्हें भारतीय संस्कृति का परिचय दिलाया, इसी में उन्हें रमाया और इतना ही नहीं, उन्हें भारत की प्राचीन संस्कृति का अग्रदूत बनने तक का अवसर दिया। हाँ, ये मध्य प्रदेश है। अभी जरा सी बात क्रिकेट की हुई है, फिर एक बात क्रिकेट की बात करते हैं। कई ऐसे महान खिलाड़ी होते हैं जिनके बारे में ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति सिखा पढ़ाकर ऐसे खिलाड़ी तैयार नहीं कर सकता। वो अपनी नैसर्गिक प्रतिभा के साथ ही इस धरती पर आए होते हैं। नैसर्गिक और विलक्षण प्रतिभा, यही स्थिति राजनीति पर भी लागू होती है। अगर आधुनिक काल की बात करें तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की श्रृंखला में और भी बहुत से नाम आते हैं। सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश के एक निर्द्वंद निर्बाध नेता रहे, एक बेदाग, निर्लिप्त और सकारात्मक योगदान करने वाले एक बेहद नैसर्गिक नेता, जिन्होंने राजनीति की सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए न कभी कोई छोटा रास्ता अपनाया, न किसी स्टंट का सहारा लिया और जातिवाद, भ्रष्टाचार, माफियागिरी, इस तरह के किसी रोग को कभी पनपने ही नहीं दिया। वास्तव में मध्य प्रदेश इस तरह के रोगों से तब तक पूरी तरह मुक्त रहा जब तक उस पर कांग्रेस का साया नहीं पड़ा। कुछ तो बात रही होगी कि पटवा जी के आगे कांग्रेस का कोई दावपेच कभी काम नहीं आ सका। यह नेतृत्व का नैसर्गिक गुण, उसका प्रस्फुटन, उसकी अभिव्यक्ति थी। या फिर याद करें उमा भारती को। क्या किसी ने कभी सोचा था कि बाल्यकाल में ही संन्यास ले लेने वाली, अत्यंत गरीब क्षेत्र के एक गरीब परिवार की एक साध्वी इतने बड़े राज्य से कांग्रेस को पूरी तरह उखाड़ कर फेंक सकती है? ये नेतृत्व का नैसर्गिक गुण था। हाँ, ये मध्य प्रदेश है और इसी कड़ी में अब शिवराज सिंह चौहान इसी परंपरा के ध्वजवाहक हैं। कौन सा ऐसा राजनेता होगा जिसके लिए 2 दशक पहले तक ये कहा जाता था कि शिवराज जी जब जब जनता को संबोधित करते हैं तो 1 लाख की भीड़ अपने आप ही जुट जाती है, और उस 1 लाख की भीड़ में भी अगर कोई एक व्यक्ति हाथ उठा देता है तो शिवराज सिंह उसे नाम से जानते हैं। ये होता है जुड़ाव। जनता के साथ ऐसा जुड़ाव नैसर्गिक नेताओं का ही हो सकता है, पेशेवर नेताओं के बूते की ये बात नहीं है। हाँ, ये जुड़ाव, ये राजनीति, ये नेतृत्व, ये मध्य प्रदेश है। शिवराज जी देश के संभवतः उन गिने चुने राजनेताओं में से हैं जिनकी जनता से सीधी सीधी नातेदारी है। कौन सा ऐसा राजनेता है जिसे जनता मामा कह के पुकारती हो? कौन सा ऐसा राजनेता है जो इतनी गहराई से जमीन से जुड़कर बात करता है और जब जनता की बात करता है तो उसकी आंखें भीग जाती हैं, बात उसके दिल से निकलती है, और इसके बावजूद दर्शन शास्त्र के बहुत जटिल विषयों के भी सबसे गहरे जानकारों में उस व्यक्ति को गिना जाता है। हाँ, ये शिवराज जी ही थे जिन्होंने कांग्रेस को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त होने की शैया पर लिटा दिया था। उस कांग्रेस को जो ये मान चुकी थी कि अपनी तिकड़मों और अपने भ्रष्टाचार के बूते उसे तो परास्त ही नहीं किया जा सकता। वास्तव में कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उसे सिर्फ सत्ता से बाहर रखना ही पर्याप्त होता है। सत्ता की सिंचाई खत्म और जड़ें सूखने लगती हैं। सत्ताजीवी, भ्रष्टाचारजीवी, तिकड़म जीवी तत्व जब सत्ता से बाहर होते हैं तो उनके सामने स्थिति वही होती है जो जल बिन मछली की होती है। और कांग्रेस आज इस स्थिति में है कि बस एक धक्का और दो। हाँ, ये मध्य प्रदेश है। हमारे संवाददाता जितना घूमे और जो रूप जनमत का उभर कर सामने आया है उसमें मध्य प्रदेश कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखा रहा है। वास्तव में मध्य प्रदेश एक प्रदेश नहीं है, एक परंपरा है। जैसा शुरू में कहा, ये प्रदेश है, राज्य नहीं। अर्थात जिसे राजनीति की साधारण परिभाषाओं से देखना, आंकना, कसौटियां तय करना ये उचित नहीं है। राजनीति भी यहाँ एक परंपरा है, देश के सांस्कृतिक संरक्षण की परंपरा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परंपरा, देश को दिशा देने की परंपरा और देश के लिए एक उदाहरण बनने की परंपरा। हाँ, ये मध्य प्रदेश है। और जब ये सब बात करते हैं तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी को कौन भूल सकता है? महारानी अहिल्याबाई होलकर की परंपरा को कौन भूल सकता है?
होलकर की परंपरा को जीवंत रूप में आगे बढ़ाते हुए इस पीढ़ी के भी कई लोगों ने देखा है। वह राजमाता विजयराजे सिंधिया ही थीं। हाँ, ये उन परंपराओं का प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है। कौन है जो महाकाल नहीं जाना चाहता? कौन है जिसे पुण्य सलिला नर्मदा का पता नहीं है, नर्मदा का भान नहीं है, जिसका दर्शन मात्र ही सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है, जो आज कई राज्यों के लिए जीवन रेखा बनी हुई है? हाँ, वो मध्य प्रदेश की पुत्री है, मध्य प्रदेश की लाडली है, मामा की बाकी लाडलियों की तरह ही है। वो एक कुंवारी नदी है, बिटिया की तरह ही उसे सम्मान दिया जाता है। हाँ, बिटिया को मान देने वाला ये मध्य प्रदेश है। केन और बेतवा को लिफ्ट इरिगेशन से जोड़ने वाला, हाँ, ये मध्य प्रदेश है। आज यही मध्य प्रदेश चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, ज़रूर खड़ा है, लेकिन अपनी परंपरा से जरा भी बाहर नहीं है। पांचजन्य के विभिन्न प्रतिनिधियों ने जो मध्य प्रदेश को और उसकी नब्ज को बहुत गहराई से देखते, जानते, समझते हैं, फिर से मध्य प्रदेश की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। उनका निष्कर्ष यही है कि मध्य प्रदेश अपनी परंपरा पर डटा हुआ है। केंद्र और राज्य की संयुक्त शक्ति इसे आगे बढ़ा रही है। सुशासन के प्रतिमान जहां स्थिर हैं, वो मध्य प्रदेश है। प्रदेश अपनी संस्कृति, उन्नति, समृद्धि, प्रकृति और सम्मान के साथ आगे बढ़ने की परंपरा पर, देश को दिशा देने की परंपरा पर चलते जाने के लिए एक बार फिर संकल्पित है। सुशासन और प्रगति को जारी रखने के लिए संकल्पित है। हाँ, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहते हैं, हृदय प्रदेश कहते हैं। पांचजन्य का ये अंक पढ़िए और देखिए भारत के दिल में चल क्या रहा है।